हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, मार्कशीट्स आउट हो चुकी है, इसलिए सबको वीडियो बनाना है तो मैंने सोचा मैं भी बना ही लेता हूँ। इवन इफ़ आई डिड नॉट क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 बट आई डिड क्लियर द कट ऑफ 2024 इन पेपर 1, सो आई हैव समथिंग टू से। और इवन इफ़ ये वीडियो किसी एक आदमी को भी हेल्प कर देता है अपनी यूपीएससी की जर्नी में, माई अटेम्प्ट विल बी सक्सेसफुल. So let's get started. My name is Prasad and I'll share my takeaways from this prelims of 2024 and how I was able to score 94, that is way above the cutoff of 87.58. We'll see what the strategies I used. सबसे पहले first things first, what is the most important thing जो हमको करना है अभी इस टाइम पे, या फिर जो लास्ट का प्रीलिम्स का 1 मंथ हमें मिलता है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें जो हम करेंगे जो अब सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. नाउ ये चीज़ हर कोई बंदे को जो भी यूपीएससी दे रहा है उसको ये जो प्रॉब्लम है हमेशा आएगी कि लास्ट के 1 मंथ में या 1 से 2 मंथ जो होता है वहाँ करना क्या है हमें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहा होता है, स्पेशली जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होते हैं अपना. फर्स्ट अटैम्प्ट वालों का ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको नंबर नहीं आ रहे होते, आपके मॉक्स ख़राब जा रहे होते हैं, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है. दिस वॉज एग्जैक्टली माई सिचुएशन इन 2024 बिफोर द प्रीलिम्स. मुझे कुछ नहीं पता था. मेरे मॉक्स में 50, 30, 40 ऐसे नंबर आ रहे थे, और अगर इस नंबर के साथ में अगर मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ 94, तो आप भी कर सकते हो. इट्स नॉट दैट टफ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जो चीज़, सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हर अटैम्प्ट वाला करता है, फर्स्ट अटैम्प्ट वाला तो हमेशा करता है, is to focus more on current rather than focusing on static. So static is the king, ये हर टॉपर बोलते आया है, हर टीचर बोलते आया है, but we won't listen to them and we will just ram up every current affairs we have. We will read newspapers, we will do magazines and whatever we have, सब पढ़ लेंगे हम लोग. स्टैटिक पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे. but the key to crack prelims is static, क्योंकि आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे और ये आपको एक बेस तैयार करके देंगे. करंट सिर्फ चेरी ऑन द टॉप होगा जो शायद आपको कट ऑफ के पार पहुंचा दे, बट उसका भी हमेशा पक्का नहीं होगा कि होगा कि नहीं. हो सकता है कि करंट आपका, आपने जो भी पढ़ा है, इतना जितनी मैगजीन्स आपने पढ़ी है 12 महीने की, उसके अंदर से आपको शायद एक करंट अफेयर बन जाए. दिस वाज सिचुएशन. मैंने खुद 12 महीने की मैगजीन्स कवर करी थी वाजीराम के अंदर, एंड फाइनली जितने क्वेश्चंस मुझे उस मैगज़ीन से बने दैट वाज 1. और वो भी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने मैगज़ीन से पढ़ा था कि कहाँ से और भी पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे वर्ड एसोसिएशन आया. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टैटिक आपको सबसे पहले तैयार करके रखना है. करंट आप जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, और जो भी कर रहे हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए. सेकेंड थिंग्स, मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके PYQ के एनालिसिस है. PYQs आपको प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं, और मॉक आपको टेस्ट सीरीज़ के प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं. अगर आपको PYQs करोगे तो यू विल बी मोर अटैच्ड टू द मेथड्स ऑफ यूपीएससी, को कैसे पूछते हैं इन सारे एग्ज़ाम्स में, क्या उनकी टेक्निक्स होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. जबकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप रैंडमली कुछ चीज़ों को पढ़ते रहते हो जो उसके अंदर दी होती है, जो एक्चुअल में कभी यूपीएससी पूछता ही नहीं है. मॉक टेस्ट वाले आपको हर उल्टी सीधी चीज़ों पे फोकस करवाएंगे. जैसे कि अगर आप देखो तो अभी तक पिछले 10 सालों में CBI पे कोई क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी के पॉलिटी सेक्शन में, बट मॉक टेस्ट वाले हर मॉक के अंदर CBI पे क्वेश्चन पूछ लेंगे जब भी पॉलिटी पूछेंगे. तो दिस काइंड ऑफ थिंग जो होता है वो आपको हमेशा डाइवर्ट करेगी और कंटेंट ओवरलोड करवाएगी. जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आप एक नीश के अंदर, एक थीम के अंदर बंधे रहोगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी थीम्स डिसाइड करने में कि आपको किस चीज़ में क्या पढ़ना है. आपको पता रहेगा कि किस टाइम पे, मतलब अगर हम मनी बिल पढ़ रहे हो तो मनी बिल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये चीज़ पता रहेगी, क्योंकि मनी बिल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो जब भी आप रिवाइज करोगे और मनी बिल पे आओगे तो यू विल बी मोर कॉशियस इन रीडिंग दोज थिंग्स जो आपको PYQs में देखी है. और यूपीएससी की आदत है कि वो PYQs से क्वेश्चन रिपीट करते हैं. तो PYQs से ना करें तो उनके ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से ना करें तो थीम से करते हैं. थीम से तो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं. पॉलिटी में कुछ रिकरेंट थीम्स है, जैसे प्रीएम्बल हो गया, DPSP हो गया, उसके अलावा मनी बिल हो गया, बजट हो गया, ये सारी थीम्स हैं. फेडरलिज्म पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे.
उसके अलावा गवर्नर पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव्स पे। तो ये कुछ रिकरेंट थीम्स है जो हमेशा पूछी जाती हैं, साल दर साल 2-2 साल के गैप से पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपको PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी में जो मैंने चेंज किया था, जिससे मैं 50 से 94 पे गया हूँ, 15 मॉक टेस्ट, 94 इन एक्चुअल एग्ज़ाम, वो सिर्फ यही स्ट्रैटेजी थी। क्या है, शब्द आए, मैंने सारे जितने भी मेरे पास में मॉक टेस्ट थे मैंने सब बंद कर दिए। जो भी मेरे पास किताबें मॉक टेस्ट की रखी हुई थी वो मैंने सब एक अलमारी के अंदर डाल दी थी। उसके बाद मैंने सिर्फ फोकस PYQs पे किया था और सिर्फ PYQs पढ़े थे, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि PYQs पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोर सब्जेक्ट्स क्या है हमारे? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मैप। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपको प्रीलिम्स के पेपर में दिखेंगे, है ना। इनका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे, ठीक है। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट का स्टैटिक पार्ट अच्छे से कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 60% पेपर जो है वो आपके हाथ में होता है, और आपको नंबर तो 50% ही चाहिए, बट सब तो सही करोगे नहीं। तो इसके लिए फिर आपको हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और बाकी के सब्जेक्ट आपको करना होता है ना, एक्सेट्रा, थोड़ा बहुत। बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इनके ऊपर अच्छी पकड़ है तो आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। मैं अगर मेरे अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरी इन 3 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी पकड़ थी। एनवायरनमेंट मेरा थोड़ा वीक था, और हिस्ट्री में मेरी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी थी जो पूछी नहीं अनफॉर्चुनेटली इस बार। बट मैंने इन तीनों सब्जेक्ट से ही अपना पेपर पे 94 लेके आया। सो विथ ऑल दिस थिंग्स, इसके बाद हम जो भी पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम आगे की बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द सेट सी, सेट सी है ये, ठीक है। तो देख लेना उस हिसाब से, सेट सी ऑफ UPSC क्वेश्चन पेपर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिस इज़ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि मैप कहाँ काम आते हैं। तो मैप इज़ नॉट फॉर ज्योग्राफी ओनली। आपको मैप इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटी के क्वेश्चंस में, उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको हर जगह मैप काम आएगा, इंडिया का और वर्ल्ड का। अगर टाइम कम है तो वर्ल्ड का तो करके ही जाना है, इंडिया का छोड़ सकते हो, बट वर्ल्ड मैप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं मेरे सोर्सेज़ की बात करूँ तो आई डिड माई वर्ल्ड मैप फ्रॉम खान सर की क्लासेस। तो दीज आर आई गेस द बेस्ट क्लासेस फॉर वर्ल्ड मैप, नॉट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराते हैं, ये रीज़न नहीं है। खान सर बहुत एक बेसिक नॉलेज देंगे आपको, बट दैट बेसिक नॉलेज विल बिकम योर बेस ऑफ लर्निंग ऑल दिस। तो खान सर का मैं आपको बता रहा था कि खान सर इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन आई थिंक। सुदर्शन सर का भी है, बट सुदर्शन सर का ऐसा है कि वो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं चीज़ों को, तो शायद आपको टाइम लग जाएगा वो सब एब्जॉर्ब करने के अंदर, बहुत सारे रिविजन्स वगैरह करने पड़ेंगे। खान सर बिकॉज ही अटैचेस द वर्ल्ड हिस्ट्री और द स्टोरीज ऑफ एवरी कंट्री विथ द मैप, तो आपको वो चीज़ याद रहने लग जाएगी। दैट्स व्हाई आई प्रेफर खान सर ओवर एनी अदर टीचर इन मैप। और मेरे जो मैप का जितना भी चीज़ें मेरे साथ हुई है, ऑल इज़ बिकॉज ऑफ हिम। सो दिस काइंड ऑफ प्रमोशन आई एम डूइंग, तो कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है। So let's begin with the first question. Consider the following statements. There is an instability of worsening situation in the Sahel region. तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 2024 के अंदर तो हमने देखा था कि साहिल रीजन जो है हमारा, साहिल, ये यहाँ पे भी मैप आ गया। तो जो अफ्रीका का ऊपर सहारा है और सहारा के जो नीचे वाला रीजन है जहाँ पे आपके घाना, कोट डिआइवरी, सूडान, इस टाइप की कंट्रीज़ आती हैं, उसको हम साहिल रीजन बोलते हैं। और उस टाइम पे साहिल रीजन जो है हमारे सूडान वगैरह के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के रीजन्स की वजह से इंस्टेबिलिटी थी। तो दिस इज़ करेक्ट। फिर अब बिना मिलिट्री टेक ओवर्स कूप्स इन सेवरल कंट्रीज इन सारे रीजन, तो ये मैंने बताया ये सेम चीज़ है कि इंस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री ग्रुप, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं उसमें हमको यही देखना होता है कि इज़ इट बिकॉज ऑफ दिस। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या बिकॉज में आ रहा है, तो पुट इट स्टेटमेंट 1 बिकॉज, स्टेटमेंट 2 इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस देन दिस इज़ करेक्ट। तो दिस इज़ मेकिंग सेंस, मिलिट्री coup की वजह से ही था, दिस वॉज समथिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो आंसर वॉज ए, एंड मैंने भी क्वेश्चन करेक्ट किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपने स्टैटिक पढ़ा हो इकोनॉमिक्स का, तो आपको इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट का, तो आपको पता होगा कि
GEAC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो इन सब चीज़ों पर डील करती है कि GM क्रॉप्स जो इंडिया में आने चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वो फाइनली कैबिनेट कमेटी के पास में जाता है और फाइनली वो उसको वेव ऑफ करती है कि हमें ये लेके आना है। जैसे हमने अभी DMH11 अटका हुआ है, इसके पहले हमने अभी सिर्फ BT कॉटन है जो इंडिया में GM क्रॉप है, और BT सोया मील है जो उनके लिए होता है, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही था, ठीक है। दिस आई न्यू, दिस वॉज समथिंग विच आई डिडंट न्यू कि ये सही है कि नहीं। तो इसको मैंने ये गैस किया था कि स्टेटमेंट 2 को मैंने इसमें इनकरेक्ट कर दिया था, बट द एक्चुअल आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये चीज़ होने के बाद भी, मुझे पता होने के बाद भी मैंने स्टेटमेंट को गलत कर दिया था, तो विच इज़ ब्लंडर आई गेस। तो इसी काइंड के ब्लंडर से आपको बचना है मेन एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ऐसा ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स एक फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स हम ज़्यादातर बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, दिस इज़ हाईली अनलाइकली कि USA से हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मंगवाते होंगे। तो दिस वॉज रॉन्ग एंड दिस वॉज राइट। जब आपको एक रॉन्ग मिल जाता है तो अपने आप आंसर मिल जाता है, बट ये तो आपको पता होना ही चाहिए था, ठीक है। इसको मैंने सही वहाँ पे सोचने के बाद भी इस क्वेश्चन गलत किया था, तो ऐसी गलतियाँ हमको नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी कुछ गलतियाँ जो मैंने इस पेपर में करी, इसकी वजह से मेरा स्कोर जो है 94 आया, नहीं तो मेरा स्कोर 100 भी आ सकता था। आई टेल यू हाउ। थर्ड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू लोकसभा स्पीकर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाइल एनी ऑफ द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। वो प्रिसाइड नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं इसे, कि आप अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकते। दिस इज सेम थिंग, स्टैटिक का पोर्शन है ये, दिस इज करेक्ट। ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। तो ये जो मैंने वर्ड्स मार्क करके रखे ना, ये मेरी एक्चुअल एग्जाम से मार्क करा है। नॉट हो गया, उसके बाद ये सब जो मैंने करे हैं कलाकारी इसके अंदर, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम माई एक्चुअल एग्ज़ाम, जब मैं वहाँ बैठ के दे रहा था। तो ये कैसे हुआ, कैसे पता चला मुझे कहाँ फोकस करना है। तो ये फोकस पॉइंट्स जो है ये आपको PYQ सॉल्व करने से आएंगे, मॉक टेस्ट से भी आएंगे, बट मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको डाइवर्ट कर देती है ना। वो चीज़ें ऐसी पूछते हैं कि आप डाइवर्ट हो जाते हो टॉपिक से, और आप कीवर्ड्स पे फोकस ना करके कहीं और फोकस करते हो कि भाई CBI तो मेरे को पता ही नहीं क्या होता है। तो इसलिए PYQ यूज़ करना ज़रूरी है। तो ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस PNJ के अगेंस्ट आ रहा है। ये PNJ कहता है, PNJ के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक तो यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन केस, और दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि नो वन शुड गो अनहर्ड। तो हमेशा आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए आपके केस के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट PNJ। तो ही शैल नॉट प्रिसाइज इज करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट द रिजोल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्लेस। तो पहली बार में वोट नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम ये प्रिसाइड नहीं कर रहा है तो हमारा जो स्पीकर है वो एक आम MP बन के रह जाता है, ठीक है। तो एक MP जो है वो फर्स्ट टाइम में तो वोट करता ही है, कोई सा भी रेजोल्यूशन हो। सेकंड टाइम में जो वोट करने का, जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं, कास्टिंग वोट जो होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास में होता है और इवन चेयरमैन के पास में भी होता है। तो कास्टिंग वोट क्योंकि अब इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट अ चेयरमैन एनीमोर और स्पीकर एनीमोर, ठीक है। तो ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट इन रेजोल्यूशन फर्स्ट इंस्टेंस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा जाता है 1। स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए था, ये गलत नहीं। पॉलिटी क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा सही करो उतना अच्छा रहेगा। ये आई गेस मतलब कहते तो ऐसे ही है, और मैंने भी ये चीज़ फील करी है कि पॉलिटी इज़ द मोस्ट ईजी सेक्शन इन UPSC, अगर अच्छे से किया हो तो। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से है। मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी पूरी, बट मेरे पास में इसके नोट्स थे जो हमको क्लास में करवाए थे। आई एम फ्रॉम बाजीराम, सो जो हमको क्लास में कराए थे दैट वाज इक्विवेलेंट टू लक्ष्मीकांत। तो इसलिए ये भी स्टैटिक का पोर्शन ही है कि जो बिल होता है लैप्स हो जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन। तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो डिसोल्यूशन होता है, एक प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन के अंदर कोई लैप्स नहीं होता है, डिसोल्यूशन के कुछ केसेस है जहाँ पे लैप्स होता है। क्या क्या है, तो लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा क्या, तो यस लैप्स हो जाएगा। उसके अलावा द बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, लोकसभा से पास होके राज्यसभा में जाके यहाँ पेंडिंग है, तो क्या लैप्स हो जाएगा, यस लैप्स हो जाएगा। क्यों लैप्स हो जाएगा, क्योंकि अगर राज्यसभा को बिल में कुछ ठीक नहीं लगा और वो वापस भेजती है तो यहाँ पे लोकसभा नहीं रहेगी, जो पर्पज़ है हमारे बिल का वो ख़त्म हो जाएगा,
इसलिए ऐसे करके याद कर रख सकते हो उसको कि अगर लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेजती है और राज्यसभा में पेंडिंग है तो ये चला जाएगा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बिल रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंटेंशंस टू समन द हाउस इन जॉइंट सिटिंग्स, तो क्या वो लैप्स होगा? इट वुड नॉट लैप्स। यहाँ पे क्या बोलेगा? लैप्स हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जॉइंट सिटिंग वाला, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर वाला और ये सारे जितने भी बिल्स होते हैं और जो राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे ही पेंडिंग है, ये सारे जो भी बिल्स होते हैं ये लैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक। पढ़ लेना इसको जाके एक बार, वैसे तो पढ़ाई दिया मैंने यहाँ पे सब कुछ, तो फिर भी पढ़ लेना। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, देखिए मैं बताया ना, अपन वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अभी हमने डिसोल्यूशन पढ़ा, वहीं पे मैंने प्रोरोगेशन के बारे में बताया था, क्वेश्चन आया प्रोरोगेशन पे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा बहुत कम चीज़ें होती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिस्क्रिशन, मतलब एडवाइस की। खुद प्रोरोगेशन करता कौन है? प्रोरोगेशन करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इनकी एडवाइस पे ही करता है। ये चीज़ याद रखें। बहुत कम चीज़ें हैं जैसे कि जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है, बस वही है थोड़ी बहुत जो वो इससे करता है, ठीक है। जब हम उसके स्टैटिक अगर मैं पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर हाउस जब एडजर्न हो जाता है सीनेट आई के लिए, बट नो बार फॉर द प्रेसिडेंट कि उसके अलावा भी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जनरली तो एडजर्न सीनेट आई जब होता है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स है, एक होता है एडजर्न। एडजर्न तब होता है जब कुछ घंटों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है आपके कामकाज को। जैसे कि मतलब कोई मीटिंग चल रही है, सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और कुछ दिनों के लिए आपने उसको स्थगित कर दिया, मतलब एडजर्न कर दिया, दैट विल बी एडजर्न। बट अगर इनडेफिनेट पीरियड के लिए एडजर्न किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एडजर्न सीनेट आई। तो जब ये किया जाता है तो प्रेसिडेंट उसको ये एक सिग्नल होता है प्रेसिडेंट के लिए कि आप अब प्रोरोग कर दीजिए, सबको वापस घर भेज दीजिए। दिस वॉज करेक्ट। और ये सिर्फ जनरली किया जाता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसके अलावा भी वो लोग मतलब हाउस को प्रोरोग करके सबको घर भेज सकता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज सेविंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो करेक्ट ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही करेगा एडवाइस पे डिसोल्यूशन जनरल केसेस में, है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, लिखा है यहाँ पे कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं कुछ, वहाँ पे वो डिस्क्रिशन भी यूज़ करता है। तो ये सब याद रखना है। दिस इज ऑल स्टैटिक। तो जो चीज़ मैं बताया था वो काम आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है भाई? तो यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। तो ये आपको पता होना चाहिए था, करंट अफेयर्स का था। अब पता होना चाहिए तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सपना आ जाना चाहिए, बट ठीक है, हमने थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ाई होगा कि ऐसा कुछ आया है। द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो दिस नंबर 2040, जब भी नंबर्स आपके सामने आते हैं प्रीलिम्स के पेपर में तो हमेशा उसको ध्यान से देखना, क्योंकि यही एक ऑब्जेक्टिव चीज़ होती है जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जितने होते हैं, नंबर्स हो गए, डेटा के बारे में, मिनिस्ट्री हो गई, यही सब चीज़ें हैं जो गलत की जा सकती है, उन्हीं पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे फोकस करी 2040। अब हमने जितना भी बार अपने पढ़ा, मुझे नहीं पता है कि 2040 है कि नहीं, बट मुझे पता है कि हमने जितना भी इन्वायरमेंट पढ़ा है उसके अंदर ज़्यादातर जितने भी एम्स थे वो या तो 2050 के थे, और इंडिया का हमने 2070 का पढ़ा है कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये 40 तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको हम रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व बनाए। दिस आर द मोस्ट ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको रॉन्ग पता चल जाए तो। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वो लगा सकते हो। एंड आई हैव डन दिस कि एक स्टेटमेंट रॉन्ग मिले हुआ, सेकंड मैंने पढ़ा भी नहीं, बताऊँगा आगे। नेक्स्ट इज रिसेंटली वेनेजुला हैज़ अचीव्ड रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीड इन प्रिवेंटिंग द पीपल फ्रॉम फ्लीइंग इमर्जिंग टू अदर कंट्रीज़। तो अगर आपने पढ़ा होगा पिछले साल के करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर या कहीं पे भी कुछ पढ़ा होगा तो ये चीज़ तो हमको पता है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं कि वेनेजुला का बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन पे है, 1000% इन्फ्लेशन है वहाँ पे, इस टाइप से चीज़ें। तो ये क्या कह रहा है? रैपिड रिकवरी है, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। जो कंट्री इतने ज़्यादा डेट में है, इतना इन्फ्लेशन है, रैपिड रिकवरी ऐसी कंट्री की इतनी ईजी नहीं है, और अगर होती तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता, ठीक है। तो ऐसी कोई न्यूज़ हमने नहीं देखी है,
दैट्स व्हाई विल नेगेट दिस स्टेटमेंट। सीधा आंसर डी कर सकते हो, ठीक है, बिना पढ़े। बट अभी हम वो कर रहे हैं स्लिप। और ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कॉपी पेन लेके बैठा करो और आपके पेपर के अंदर या फिर किसी कहीं पे भी इसके नोट्स बनाओ। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वेनेजुला इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑयल रिजर्व्स तो है ही है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि इसको हमने एलिमिनेट कर दिया और ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट। अगर ये भी पता होता है कि ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पे बहुत लार्जेस्ट, ये भी बात निकलती है कि इसको हम रिसोर्स कर्स बोलते हैं, ठीक है। रिसोर्स कर्स क्या होता है कि ऐसी जगह जिनके पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है बट वो अंडर डेवलप्ड होती है और बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होती है, ठीक है। इंडिया में अगर मैं बताऊँ तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर द एग्जाम्पल, ठीक है। ये वुड और इसके लिए और ये माइंस के लिए, दोनों जो मतलब स्टेट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड है बट रिसोर्स रिच है। तो सेम चीज़ वेनेजुला के साथ में भी हुई है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो दिस वॉज वो क्वेश्चन है जिसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, मैंने नहीं करा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप तभी अटैम्प्ट कीजिए जो आपका स्टैटिक या फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर तुक्के में मार सकते हो आप, तुक्का इन द सेंस अब मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो वो मत समझ लेंगे, तुक्के मारने का बोल रहा हूँ। इंटेलिजेंट गेस जिसको हम कहते हैं, तो वो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप श्योर हो कि हाँ आप कहीं तक पहुँच जाओगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में 24 में रिस्क नहीं लिया था, ठीक है। क्यों नहीं लिया था, बिकॉज इसमें बहुत सारा तीन ऑप्शन होते हैं और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है तीन स्टेटमेंट वाले, कि यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वन रॉन्ग स्टेटमेंट। जहाँ आपने एक रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया आपके पास में आंसर आ जाएगा, और अगर एक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट वही कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम क्या था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, 100% फंड करती है, तो येस दिस वाज करेक्ट। इस स्कीम के अंदर डिजिटलाइज मैप बनाए जाते थे आपकी लैंड के, ताकि लैंड जो है वो उसके रिकॉर्ड्स बनाए जाए, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, 100% फंडिंग थी, जिसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, ठीक है, 100% फंडिंग। एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलेट द रिकॉर्ड्स राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर था, ठीक है, जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। सो बाकी क्वेश्चन हम अगले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। कुछ रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि एक तो आराम से चिल करते हुए इन वीडियोज़ को ना देखें, हैव अ कॉपी पेन इन योर हैंड, हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पेपर इन योर हैंड्स। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं नोट करते जाएँ, जो मैं कुछ चीज़ें एडवांस देते जा रहा हूँ उसको कहीं और अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स में नोट कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आती है ना। यही सब चीज़ें हैं जो आपको वो जो कट ऑफ के पार पहुँचाएगी, 87 के पार लेके जाएगी, है ना। ये लास्ट का 1-2 महीने होते हैं जहाँ पे आप मेहनत सबसे ज़्यादा करते हो, है ना, और सही डायरेक्शन में करते हो। तो वही चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर स्लो हो रहा है मेरा बोलना तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x, तो आप देख लेना आपके हिसाब से जैसे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।